जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या हाल है आप सबके? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास की केमिस्ट्री टैग की वीडियो है और एक चैप्टर की हमने वन शॉट वीडियो बना ली है और वो चैप्टर 19 है, पानी वाला चैप्टर। और इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम में हमने वो वीडियो पढ़ ली, लेक्चर उसका सुन लिया। अब इससे जो पिछला चैप्टर है नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये वाला चैप्टर पढ़ना है बेटा। यहाँ से भी आपका लॉन्ग आना है। 18वां 19वां दो चैप्टर मिलके आपका एक लॉन्ग बनना है। तो पानी वाला हमने पढ़ लिया, अब नाइट्रोजन और सल्फर वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के ऊपर जाने के लिए हम पेज नंबर देख लेते हैं या हम यहाँ से स्क्रॉल कर लेते हैं। हम चैप्टर 18 के ऊपर पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। ये 17 और ये बेटा 18, ठीक है ना। हम चैप्टर 18 के ऊपर पहुंच गए हैं। तो ये बेटा जी हमारे पास नाइट्रोजन एंड सल्फ़र का चैप्टर है। इसमें नाइट्रोजन और सल्फ़र के बारे में पढ़ना है, उनके रिएक्शन के बारे में पढ़ना है और उसकी ऑक्सीडेशन, उनके सारा कुछ हमने इस चैप्टर के अंदर उसका डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो बेटा। इसकी बात समझ आ गई? तो सबसे पहले हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं। हम पढ़ते हैं अमोनिया क्या होता है, ठीक है ना। अब अमोनिया के बारे में हमने पढ़ना है, फिर आगे हम पढ़ेंगे अमोनिया। अमोनिया गैस दुनिया में सनती पैमाने पर बनने वाला एक अहम केमिकल है, ठीक है ना। ये संतों में जो बनने वाला एक अहम केमिकल जिसे हम अमोनिया कहते हैं। यूरिया और दूसरे अमोनियम साल्ट कसरत से बतौर खाद इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना। यूरिया हो या दूसरे इसके अमोनिया के साल्ट हो तो ये खादों के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दुनिया भर की संतों में बनने वाला 80% अमोनिया खादों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो दुनिया में, पूरी दुनिया में जो 80% अमोनिया बन रहा है, हमारे पास केमिकल बन रहा है, वो हमारे पास खाद्य बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइज़र। ठीक है। अमोनिया गैस प्लास्टिक और अद्वियात बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। अमोनिया गैस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? ये हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक और हमारे पास अद्वियात बनाने के लिए, और इनके अलावा इसे ठंडक पैदा करने वाले मादे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। या आपकी रेफ्रिजरेटर, आपके फ्रिज वगैरह में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है ठंडक के लिए, अमोनिया गैस को। ओके जी। संति पैमाने पर अमोनिया को हैबर के तरीके से के मुताबिक बनाया जाता है, ठीक है ना। संति पैमाने पर जब अमोनिया को हमने करना है ना तैयार, उसकी प्रोडक्शन करनी है, प्रोड्यूस उसको करना है, तो वो हैबर का प्रोसेस हमारे पास डिस्कवर किया जाता है। और जो एक जर्मनी केमिस्ट F.A. हैबर, ठीक है ना, F.J. हैबर ने हमारे पास दरियाफ्त किया था अमोनिया को बनाने का जो हैबर प्रोसेस है। इस तरीके में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बिलाहिज वॉल्यूम 1:3 यानी कि 1/3 निस्बत पर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर और 500 से 400 तक हीट किया जाता है, तो फिर अमोनिया आपकी बनती है। तो उसका अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन में देखें कि नाइट्रोजन के दो कंपाउंड हैं, ठीक है ना। उसके बाद हाइड्रोजन का कंपाउंड है और इसको आपने कैटालिस्ट करना है 400 से 500 डिग्री प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1/3 की निस्बत के वॉल्यूम के साथ इसको आपने, ये हैबर का प्रोसेस है जो आपको मैंने बताया ना, हैबर का तरीका, वो ये तरीका है। इसके मुताबिक आप किसको तैयार कर सकते हैं? अमोनिया को तैयार कर सकते हैं, NH3, ये आपकी गैस होगी। ओके जी। अगर आप हैबर का प्रोसेस देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इन दोनों का प्लस करके 1/3 निस्बत का वॉल्यूम रखना है, फिर आपने इतना प्रेशर देना है, प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 400 से 500 कैटालिस्ट टेम्परेचर दे के फिर आपने इसको क्या बनाना है? माया अमोनिया आपने बना लेनी है। ओके जी। ऊपर दिए गए रिएक्शन से हासिल होने वाले अमेजे में एक्विलिब्रियम हालत पर वॉल्यूम के लिहाज से 35% अमोनिया होती है, ठीक है ना। इस अमेजे को फिर ठंडा करने वाले कोयलों से अमोनिया गैस को 33.4 पर माया अमोनिया में तब्दील किया जाता है। अब ये अमोनिया बना नहीं है, फिर आपको ठंडे करने वाले जो कोयले हैं उनके अंदर आपने उसको डालना है, फिर आपकी ये क्या बननी है? अमोनिया बननी है, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया कि अमोनिया हमने किस तरह बनानी है, ठीक है ना। ये एक हैबर प्रोसेस के ज़रिए बनती है और जिसको किसने, एक जर्मनी केमिस्ट था F.J. हैबर, उसने इसको दरियाफ्त किया था। अब उसके बाद पढ़ते हैं नाइट्रोजन के सोर्स। अब नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से हासिल होती है? अमोनिया गैस की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले जो खाम माल से हाइड्रोजन गैस हवा की फ्रिक्शनल डिक्सलरेशन से हासिल की जाती है। अब आपने जब अमोनिया गैस की तैयारी करनी है ना, उसकी प्रोडक्शन करनी है, तो उसके अंदर आपका जो खाम माल, रॉ मटेरियल यूज़ होना है ना आपका, वो वहाँ से जो हासिल आपकी गैस होनी है उसको हम कहते हैं कि ये नाइट्रोजन गैस है।
इस मकसद के लिए सबसे पहले हवा को कार्बन डाइऑक्साइड से पाक किया जाता है, क्योंकि हवा की फंक्शनल डिक्सलेशन से पैदा होनी है ना नाइट्रोजन। तो हवा को पहले आपने साफ़ करना है कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर आपने 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालना है, इस दबाई हुई हवा को फिर ठंडा करना है, फिर एक छोटे से सुराख से गुजारना है। फिर ये छोटे से सुराख से जब गुजरेगी फिर ये एकदम फैलेगी, उसका टेम्परेचर कम होगा, फैलने के बाद दोबारा ये माया में तब्दील हो जाएगी। इससे हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन सोर्स, नाइट्रोजन गैस पैदा करेंगे, वो हमें हासिल होगी। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा है। ठीक है ना, इस माया हवा की फिर फंक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। चूँकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन से कम होता है, इसलिए -196 डिग्री पर इसे बखरात में तब्दील किया जाता है। फिर माया में हवा ऑक्सीजन भरी जाती है, फिर ये नाइट्रोजन गैस दोबारा माया में तब्दील होकर फिर हम इसको सिलेंडर में स्टोर कर लेते हैं। तो इतना ज़्यादा ये प्रोसेस होता है नाइट्रोजन का सोर्स। ठीक है ना, नाइट्रोजन हमें कहाँ से हासिल होती है कि सबसे पहले जो आपके अमोनिया गैस को बनाने के लिए जो आपका मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, उसको हवा की फंक्शनल डिक्सलेशन से आपने करना है, फिर आपकी नाइट्रोजन गैस हासिल होनी है। फिर आपने हवा को पाक कर देना कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालना है, फिर वो ठंडा हो जाएगा, फिर सुराख से गुजारनी है, फिर वो गुजरेगी, वो फैल जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर वो माया में तब्दील हो जाएगी, फिर इसकी आपने फंक्शनल डिस्टिलेशन करनी है, फिर ये आपके बखरात बन के तब्दील होगी, फिर ये आपकी माया में तब्दील हो जाएगी, फिर आपने गैस की सूरत में इसको सिलेंडर में स्टोर कर लेना। तो ये नाइट्रोजन का सोर्स है। अब उसके बाद आ जाते हैं हाइड्रोजन का सोर्स क्या होता है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हमें कहाँ से हासिल होगी ये पढ़ लेते हैं। अमोनिया बनाने के लिए दूसरे खामाल हाइड्रोजन हासिल करने के लिए मीथेन को ऑक्सीजन की मुतअद्दिद मकदार के साथ जुज़वी ऑक्सीडेशन किया जाता है कि सारी कार्बन डाइऑक्साइड पानी में तब्दील ना हो जाए। हाइड्रोजन हमने कहाँ से हासिल करनी है, अब आपका जो सेकंड रॉ मटेरियल है, दूसरा खाम मटेरियल है अमोनिया बनाने के लिए, अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए, उसको आपने मीथेन गैस और ऑक्सीजन इन दोनों के साथ आपने ऑक्सीडेशन करवानी है, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में तब्दील ना हो जाए। फिर वो आपकी जो ऑक्सीजन की मकदार है महदूद होने की वजह से रिएक्शन के प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मकदार में मौजूद होगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार कम रह जाएगी। जब आपने इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है ना, तो फिर आपकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगी, फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। इस रिएक्शन में हासिल होने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड फिर पानी के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड को मज़ीद हाइड्रोजन हासिल करते हैं। तो ये नीचे उसने रिएक्शन लिखा हुआ है। ये सबसे पहले मीथेन है, मीथेन को आपने मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, के साथ आपने इसका प्रोसेस करवाना है, फिर आपकी ये हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगी और CO अलहदा हो जाएगा। फिर आपने जो CO लेना है, फिर इसको पानी के साथ इसका रिएक्शन करवाना है, तो फिर आपकी ये जो हाइड्रोजन गैस अलहदा हो जाएगी, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड अलहदा हो जाएगी। तो ये दो प्रोसेस के ज़रिए हमने सोर्स ऑफ हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है ना, बात समझ आ गई। ये जब आपका अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए आपका दूसरा जो खाम मटेरियल है या रॉ मटेरियल है, उसको आपने लेना है, फिर मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करवाना है। ठीक है ना, और ऑक्सीजन के साथ करवाने से आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगी। अभी परफेक्ट हाइड्रोजन नहीं मिली, फिर आपने उस कार्बन मोनोऑक्साइड को आपने पानी के साथ रिएक्शन करवा के फिर आपने हाइड्रोजन ले लेनी है। ओके जी, बात समझ आ गई। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, केमिकल का बादशाह। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो रहा है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सॉरी। सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अहम केमिकल कंपाउंड है। ठीक है ना, इसको ना सिर्फ लेबॉर्ट्री में बल्कि तकरीबन हर सन्नत में बराह रास्त या बिला वास्ता किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है ना, संतों के लिए, खाद्य बनाने के लिए, या तो उसको बराह रास्त या बिला वास्ता या डायरेक्ट या किसी और चीज़ के साथ मिला के। ठीक है ना, संती पैमाने पर सल्फ्यूरिक एसिड को कंटेंट प्रोसेस से बनाया जाता है। अब कंटेंट प्रोसेस वो हम देखते हैं वो क्या होता है। इस प्रोसेस में दर्जन मराहल होते हैं, इसमें सल्फ़र गैस होगी। अब सबसे पहले आपने सल्फ़र डाइऑक्साइड की गैस तैयार करनी है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस या तो सल्फ़र हवा में जलने से बनती है। ठीक है ना, अब सल्फ़र डाइऑक्साइड कहाँ से बननी है, या तो हवा के जलने से बनेगी, या आपकी जो धात है, आयरन है, उसको गर्म करने से ये जो सल्फ़र गैस बनेगी। तो उसका रिएक्शन क्या होगा, आपकी जो सल्फ़र गैस है, हवा में ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिलाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है ना, बात समझ आ गई। और अगर आप आयरन को आपने ऑक्सीजन के साथ करवाना है तो सल्फ्यूरिक एसिड अलहदा हो जाएगी और आयरन के कंपाउंड आपके अलहदा हो जाएंगे धात के। तो पहला मरहला क्या होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, कि आपने सल्फ़र डाइऑक्साइड की गैस की तैयारी करनी है। फिर वो जो आपके पास गैस आ जाएगी, फिर उसकी आपने ऑक्सीडेशन करवानी है। वो देखते हैं।
बिल्कुल साफ शफाफ और खुश्क गैसें जिस तरह कि SO2, सल्फ़र और ऑक्सीजन को फिर एक कॉन्टेंट चैम्बर से आपने 2 या 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 450 टेम्परेचर के ऊपर आपने कैटलिस्ट के ऊपर से गुजारना है, ठीक है ना। ये भट्टी आ जाएगी, यहाँ से आपने एक तरफ से सल्फ़र, ठीक है ना, एक तरफ से आपकी खुश्क हवा भट्टी के अंदर ये गर्म होगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से आपने सल्फ़र का और ऑक्सीजन की दोनों का मिलाप करवाना है। यहाँ ऊपर से जाके ये कंटेनर पर आपकी सल्फ़र गैस आ जाएगी, यहाँ से आगे गुजरेगी, फिर आगे यहाँ फिर हमारे पास वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, नीचे पानी होगा, उसके बाद आपका ऊपर ऊपर की तरफ भी ये जाएगी। हम पढ़ते हैं ना किस तरह होता है। तो अगर से ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, फिर भी इन्हें हालात में 90% सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में तब्दील हो जाती है। क्योंकि ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, तो फिर भी इसमें 98% जो आपकी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है वो सल्फ़र ट्राई में तब्दील हो जाएगी, ठीक है ना, वो आपको नीचे बताया गया। ओके जी, अब क्या करना है, कैंटेंट चैम्बर में बनने वाला सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को फिर 98% सल्फ्यूरिक एसिड में जज़ब किया जाता है, ठीक है ना। ओके जी, जिससे ओलियम बनता है इसके, ठीक है ना। और ओलियम को फिर पानी की एक मखसूस मकदार से मिलाकर मतलूबा सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है। ओके जी, समझ आ गई बात कि नहीं आई, कि आपने जब ये सारा प्रोसेस कर लिया तो इससे आपको अलूमियम आपका हासिल हुआ, जो है H2SO7। फिर आपने इसको पानी के साथ रिएक्शन करवा के इसका तो आपने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करना है। ओके जी, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का भी आपका सारा प्रोसेस हो गया कि ये आपने किस तरह तैयार करना है। ओके जी, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड क्या चीज़ होती है, मुख्तलिफ अनासर के साथ ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड को ऑक्साइड कहा जाता है। मुख्तलिफ मटेरियल है, मुख्तलिफ कंपाउंड है, और ऑक्सीजन के साथ इनके जो बाइनरी कंपाउंड बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, वो ऑक्साइड्स हैं। इन ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है। आमतौर पर मेटल ऑक्साइड बेसिक या एटमॉस्फेरिक होते हैं, जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिटिक होते हैं, ठीक है ना। मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक या एमोफिटिक होते हैं, और जबकि नॉन मेटल के वो एसिटिक होते हैं। बेसिक और एसिटिक ऑक्साइड दोनों को बनाने के लिए मेटल्स और नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन या फिर हवा में गर्म किया जाता है। अब नीचे पढ़ते हैं ना कि बेसिक ऑक्साइड हमने किस तरह बनाने हैं और एसिटिक ऑक्साइड आपने किस तरह बनाने हैं। वैसे तो उसने बता दिया कि ये आपने ऑक्सीजन के साथ इनको मिला के तो ये आप गर्म करके बना लेंगे। मेटल ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है जिनके बनने के दौरान इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के ऑक्सीजन के तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड कोवलेंट कंपाउंड है, इनके बनने के दौरान नॉन मेटल ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन बांटे जाते हैं। ऑक्साइड हमें पता चल गया ना, ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड है इन्हें हम ऑक्साइड कहेंगे। अब ये ऑक्साइड मेटल के 2 ऑक्साइड हैं, बेसिक और एटमॉर्फिक, और नॉन मेटल का एसिटिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये दोनों बेसिक और एसिटिक ऑक्साइड आपके मेटल और नॉन मेटल को ऑक्सीजन से गुजार कर गर्म करके आपके बनेंगे। अब सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन जब मेटल से रिएक्शन करती है तो ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन ने किसी भी मेटल के साथ जब उसने रिएक्ट करना है तो उसने क्या बनाना है, ऑक्साइड बनाने हैं। उनको पानी में हल करने से हाइड्रोक्साइड वजूद में आते हैं। जब उसको आपने पानी के साथ उसको मिलाना है तो आपके हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। ये हाइड्रोक्साइड सुरख लिटमस को नीला कर देते हैं। अब आपका लेबॉर्ट्री में लिटमस पेपर होता है, सुरख होगा तो उसको आपको नीला कर देगा, ठीक है ना। अब इसके रिएक्शन देखते हैं। O2, ठीक है ना, ये ऑक्साइड है। अब इसका रिएक्शन आपने Na निकल के साथ करवाया, ये आपका कंपाउंड है, मेटल है। फिर आपके पास ये आगे ये प्रोसेस बन गया। इसको फिर आपने पानी के साथ रिएक्ट करवा के आपने इसका ऑक्साइड बना लिया, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है ना। बस समझ आ गई बात, ठीक है ना। तो ये निकलेंगे, ये सोडियम है मेरे ख्याल में, Na, ठीक है ना, ये सोडियम है। उसके बाद फिर दूसरा रिएक्शन देखें, ऑक्साइड है तो Ca के साथ कैल्शियम के साथ इसका करवाया, तो ये फिर ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बना। फिर कैल्शियम ऑक्साइड को आपने HCl के साथ करवा के फिर ये कैल्शियम क्लोराइड बन गया, ठीक है ना, और पानी आपका अलहदा हो गया, ठीक है ना। इसी तरह ये O2 है, ऑक्साइड है, और इसको आपने कॉपर के साथ Cu के करवाना है, तो फिर आपने रिएक्शन करवा के आपके ये बेसिक ऑक्साइड बन जाएंगे। ओके जी, आपके उसके बाद आ जाता है एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है ना। अब एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ऑक्साइड जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। बेसिक ऑक्साइड क्या बनेंगे, मेटल के साथ, और जब ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगी।
ठीक है ना। ये एक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके एसर बनाते हैं जो नीले लिटमस को सुर्ख बना देते हैं। अब ये एसर बनने हैं ना, तो O2 है, एसर को आपने सी के साथ कार्बन के साथ करवाएं तो CO2 बन जाएगा, सल्फ़र के साथ करवाएं तो SO2 बन जाएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड। और इसी तरह आपने इनके रिएक्शन बना लेने एसिडिक एसर के, ठीक है ना। ये नॉन मेटल के साथ होते हैं। उसके बाद आ जाता है न्यूट्रल ऑक्साइड। अब न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं वो ज़रा नीचे हम देख लेते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रल ऑक्साइड उन ऑक्साइड को कहते हैं जो पानी के साथ मिलकर ना एसिड बनाए और ना बेस बनते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रल होते हैं ना एसिड बनेंगे ना बेस बनेंगे, पानी के साथ आलो के, ठीक है ना। पानी में इनके सोल्यूशन नीले और सुर्ख लिटमस दोनों पर असर नहीं करते क्योंकि कुछ ही नहीं होना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाए, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाए, न्यूट्रल ऑक्साइड की मिसालें हैं। ये इनका कोई रिएक्शन नहीं है, ना ये पानी के साथ मिलेंगे तो ना तो ये एसिड बनेंगे ना तो ये बेस बनेंगे, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। अब उसके बाद आ जाता है एमेट्रोफिक ऑक्साइड। एमोफोटिक ऑक्साइड उस वक्त बनते हैं जब ऐसी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, ठीक है ना। जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है जिसमें एल्युमिनियम है, जिंक है, ठीक है ना। ये कम हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। जब ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है ना। तो ये इनके नीचे रिएक्शन उन्होंने बता दी हैं। तो ये ऑक्साइड की मिसालें हैं। एसिड बेसिक ऑक्साइड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर जब एसिडिक नॉन मेटल के साथ, न्यूट्रल ना तो मेटल के साथ ना नॉन मेटल, ना एसिड बने ना बेस बने। और एटमॉस्फेरिक जब जिनके मालिक्यूल का या जिन कंपाउंड का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम होता है और उनके साथ ये रिएक्ट करेंगे तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड बनाएंगे, ओके जी। अब उसके बाद आ जाती हैं मेटल्स क्या होती हैं। अब मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़रा नीचे लाएं इसको। पीरियोडिक टेबल आपका पता है, आपको पिछली क्लास में आपने पढ़ा। पीरियोडिक टेबल में मौजूद तकरीबन 3/4 अनासर, 3/4 3/4 अनासर हैं वो मेटल्स हैं। मेटल बहुत अहम ख्वाहिश की अमल होती हैं। मेटल ज़मीन की क्रस्ट में बतौर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोइड्स, सल्फाइड वगैरह के मौजूद होते हैं। मेटल्स की ये कोशिश होती है कि अपने में मौजूद इलेक्ट्रॉन को खोकर केटाइन बनाए, ठीक है ना। आमतौर पर मेटल दूसरे नर के साथ आयनिक बॉन्ड बनाती है। मेटल की खसूसियात क्या है कि पीरियोडिक टेबल का 3/4 हिस्सा आपका मेटल्स हैं। और मेटल किस तरह वो आपके पास बनती हैं या उसकी क्या कोशिश होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को खो कर केटाइन बन जाए और क्या करे कि ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ये अनासर। अब देखते हैं ठंडे पानी के साथ मेटल की रिएक्शन। अब मेटल के रिएक्शन देखने हैं ना, रिएक्शन ऑफ मेटल विद कोल्ड वाटर, ठीक है ना, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन। पीरियोडिक टेबल के पहले और दूसरे ग्रुप में जो अनासर ठंडे पानी के साथ तेज़ी से रिएक्शन करते हैं अपने हाइड्रोक्साइड बनाने और हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। पीरियोडिक टेबल का जो पहला और दूसरा ग्रुप है ना, इसके जो एटम्स हैं या इलेक्ट्रॉन अनासर हैं वो ठंडे पानी के साथ जल्दी से रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। और रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं और हाइड्रोक्साइड खारिज करते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़रा उसने बताया हुआ है। मैग्नीशियम ताम ठंडे पानी से रिएक्शन करके आस्ता आस्ता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और गैस हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है ना। तो ये मैग्नीशियम हमारे पास आ गया, ठीक है ना। ये नीचे उसका दिया हुआ है प्रोसेस। मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्ट करेगी ठंडे पानी के साथ, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आस्ता आस्ता बनेगी और हाइड्रोजन गैस खारिज होगी, ठीक है ना। ऊपर वाला रिएक्शन है। अब नीचे वाले देखें मेटल के साथ स्टीम के रिएक्शन। अब स्टीम के रिएक्शन करवाने हैं मेटल के साथ। एक मेटल जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी उतनी ही तेज़ से स्टीम के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है ना। रिएक्टिव मसलन लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम नहायत ख़तरनाक तरीके से स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। ये जो चीज़ें आपको बताई हैं, सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ठीक है ना, और ये हमारे पास जल्दी से ये स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं। अब नीचे उसने 2 रिएक्शन दिए हैं। पहला है जी बेरिलियम और एल्युमिनियम स्टीम के साथ ज़्यादा टेम्परेचर 700 के लगभग टेम्परेचर के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये बेरिलियम है, पानी के साथ रिएक्ट करेंगी, बेरिलियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस खारिज करेगी। और मैग्नीशियम, आयरन और जिंक स्टीम से दुम्बे अंदाज में रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस पैदा होगी, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीजन के साथ मेटल के रिएक्शन किस तरह होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाती हैं, ये आपको पता है। ये रिएक्शन कितनी आसानी से वकूफ़ होते हैं उनका अनुसार मेटल की रिएक्टिविटी और हालत पर होता है कि अच्छे तरीके से हो जाए, जल्दी हो जाए, वो उसकी मेटल की रिएक्टिविटी पर होगा। सोडियम हवा में जर्द शोले से जलती है और सोडियम ऑक्साइड और सोडियम पर ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है ना। सोडियम का अगर आपने ऑक्सीजन के साथ आपने रिएक्ट करवाना है तो सोडियम ऑक्साइड
बनाएगी और ये हवा में ये शोले के साथ हमारे पास ये चीज़ दिखेगी, ठीक है ना। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रीशियम है, बेरिलियम है, ये भी हमारे पास मुख्तलिफ रंगों से ये जलती है, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाता है डिल्यूट एसिड के साथ मेटल के रिएक्शन। अब मेटल के रिएक्शन आपने किसके साथ देखने हैं, डिल्यूट एसिड के साथ, ठीक है ना। और ये अगर ऊपर ये टेबल उसने दिखाया गया तो वो कहता है कि इसमें अगर आप मेटल मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो तेज़ सफ़ेद रंग निकलेगा, कैल्शियम है तो सुरख रंग, स्ट्रीशियम है तो गहरा सुरख, बेरिलियम है तो जर्द माइल सुरख, ठीक है ना, सब्ज़। तो डिल्यूट एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन देखने हैं। मेटल जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है उतनी ही तेज़ी से डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करती है। सोडियम पोटाशियम बड़ी तेज़ी से ख़तरनाक तरीके से डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी और अपने साथ साल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस जारी करके। अब देखिए कि Na है, सोडियम और HCl है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोराइड, तो ये आप रिएक्ट करेंगे तो ये साल्ट बनाएंगे, NaCl डिल्यूट एसिड है ना, तो उसके साथ हाइड्रोजन खारिज करेंगे गैस, ठीक है ना। और मैग्नीशियम है तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस खारिज करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है फ़ज़ाई आलूदगी फैलने में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का किरदार क्या होता है, ठीक है ना। तो 18.5 फ़ज़ा में मौजूद बुनियादी आलूदगी फैलाने वाली एशिया में नाइट्रोजन, सल्फ़र, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बाज़ हाइड्रोकार्बन भी शामिल होते हैं, ठीक है ना। बुनियादी आलूदगी फैलाने वाली ये एशिया फिर दूसरे दर्जे की आलूदगी का बायस बना जाता है। ये ऐसा फ़ज़ा में वकूफ़ पज़ीर रिएक्शन की वजह से मुमकिन है और दूसरे दर्जे की आलूदगी फैलाने वाले इन एशिया में ओजोन पर ऑक्सी एस्टेलाइड नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह शामिल हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये सारे कंपाउंड ना सिर्फ के जहरीले बल्कि फ़ज़ा में इनके इर्तिका को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये दिलचस्प मालूमात देखें, वो कहता है कि फ़ज़ाई आलूदगी सालाना 7 से 8 मिलियन मवाद का बायस बनती है। बच्चों की सेहत के लिए भी ये ख़तरनाक है। सालाना 7 से 8 मिलियन मवाद होती है फ़ज़ाई आलूदगी से, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड की फ़ज़ा में मौजूदगी ख़तरनाक है। इनमें NO2 शामिल है। मजमूई तौर पर इन ऑक्साइड को NOx से ज़ाहिर किया जाता है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड कुदरती और इंसानी दोनों ज़राए से फ़ज़ा में दाखिल होती है, कुदरती तौर पर भी और इंसानी ज़रा से भी, ठीक है ना। और नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनाने के लिए कुदरती ज़राए में बादलों की गर्द चमक शामिल है। बिजली इसकी करक की वजह से फ़ज़ा में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। अगर ये हवा में मौजूद है तो जब बिजली करकेगी तो ये रिएक्शन पैदा होगा, तो रिएक्शन पैदा होगा तो ये और ज़्यादा आलूदगी का ये बायस बनेंगे, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें हवा में शामिल होती हैं, ठीक है ना। संतों से निकलने वाली गैसें, हमारे पास फसलों में खादों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सुबह और शाम के औकात में ट्रैफिक का हजूम है, सनती सरगर्मियाँ हैं, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बनती है। सूरज से आने वाली बलाए बंशवी शुआएँ जब नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिलती हैं तो ये बहुत पेचीदा रिएक्शन की बदौलत सानवी आलूदगी वाले नासर तश्कील पाती हैं, ठीक है ना, जिसे PN कहते हैं। अब नाइट्रोजन की ऑक्साइड एक सानवी आलूदगी का मौजूद बनते हैं। इन आलूदगी को एसिड रेन भी कहते हैं। अब आपकी एसिड रेन भी यहाँ से बनेगी। अब एसिड रेन बखरात, फिर पानी के बखरात मिलकर ज़मीन पर एसिड की शक्ल में गिरेगी। जब ये ज़मीन पर गिरेगी तो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये तमाम चीज़ें वो नीचे शामिल करेंगी, ठीक है ना, ज़मीन के ऊपर। तो इसकी वजह से ये ज़मीन के ऊपर ये जो रिएक्शन होते हैं वो ज़मीन के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जी इसके टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। अब इसकी एक्सरसाइज के ऊपर जाते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज ओपन करने के लिए मैं अभी फ़ाइल दूसरी खोलता हूँ, तो उसकी एक्सरसाइज ओपन करते हैं। ये जी बेटा इसकी एक्सरसाइज आ चुकी है, तो ये ज़रा हम देखते हैं। तो सबसे पहले कहता है अमोनिया की पैदावार के लिए रिएक्शन का दर्जा हरारत ज़्यादा रखने की वजह क्या होती है। इसकी ज़्यादा रखने की वजह क्या होती है कि आपका जो रिएक्शन की एक्टिविटेशन एनर्जी वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से वो आपका जो रिएक्शन की दर्जा हरारत है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है। उसके बाद देखिए वो कहता है कि जी H2SO4 की सनती पैदावार के लिए इस्तेमाल होने वाले कंटेंट प्रोसेस H2O2 में मौजूद सकाफ़तों के एहसास हैं, क्योंकि सकाफ़तें क्या होती हैं, ये बेटा जी सकाफ़तें आपकी इफ़ेक्ट करती हैं, कैटालिस्ट की सलाहियत को मुतासर करती हैं, ठीक है ना। कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल होने की खसूसियात रखता है, ठीक है ना, कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल होने की खसूसियात रखेगा, वो NO, ठीक है ना, ठीक है ना। ना तो ये एसिड बने ना ये तो बेस बने। फसलों में मौजूद सानवी आलूदगी ज़रात कौन कौन से हैं। सानवी आलूदगी के बेटा जो ज़रात हैं वो कौन कौन से हैं बेटा जी, ठीक है ना, संतों के अंदर, ठीक है ना। तो उसके बाद ये जो संतों के अंदर ज़्यादा वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र के ऑक्साइड हैं, ठीक है ना।
तो उसके बाद आगे आ जाएँ। सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी के दौरान SO2 की पानी की बजाय H2SO4 में जज़ब की जाती है, क्योंकि ठीक है ना, ये क्यों जज़ब की जाती है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, नहीं सॉरी, ऊपर वाला जो है ना आपका, ज़रा ये नीचे देखें, मैं अभी देखना, ये जो फ़ज़ा में मौजूद सानवी आलूदगी ज़रात है वो ओजोन और PAN है, ठीक है ना, ये अभी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये नीचे वाला क्या कह रहा है वो, सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी के दौरान SO2 पानी की बजाय H2SO4 में जज़ब की जाती है, क्योंकि हमारे पास जो आपका रिएक्शन है SO2 का पानी के साथ रिएक्शन बहुत ज़्यादा एस्कोथर्मिक होता है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड एक धुंध की मानद पैदा होती है। अब देखें वो कौन सा ऑक्साइड बनते हैं जिन जब ऑक्सीजन धातुओं के साथ रिएक्शन करती हैं, वो कौन से ऑक्साइड बनते हैं बहुत बेटा, तो वो बेटा आपके बेसिक और एटमॉस्फेरिक दोनों बनते हैं। अब एसिड रेन का बुनियादी जुज़ कौन सा बेटा जी? एसिड रेन का आपका बुनियादी जुज़ हमारे पास एसिड रेन का एसिटिक एसिड और HNO3, ठीक है ना, ये मेरे ख्याल में लग रहा है ये ज़्यादा इसका होगा, ठीक है ना, या इसका ये भी हो सकता है H2SO4 HNO3, ये भी हो सकता है। अब उसके बाद इसके शॉर्ट देखें, शॉर्ट में वो कहता है कि नाइट्रोजन हवा से कैसे हासिल की जाती है, ठीक है ना, तो ये सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, ये आपने देखना सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये आपका जो टॉपिक है सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, उसको देखिएगा। हाइड्रोजन मीथेन से कैसे बनती है, हाइड्रोजन मीथेन से कैसे बनती है, तो ये आपका मीथेन के साथ आप उसका रिएक्शन करवाएंगे, फिर पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे इतने टेम्परेचर के साथ, तो ये हमारे पास वो भी ऊपर वाला देखिएगा। H2 और SO3 ऑक्साइड करने के लिए कौन सी कंडीशन मतलूब है, ठीक है ना, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी आपकी, आपने 400 से 450 का प्रेशर लेना है, कैटलिस्ट का प्रेशर लेना है, फिर आपने ये आपने टेम्परेचर लेना है, फिर आपने 1/2 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है, फिर आपने क्या करना है कि इसके जी आपने इनको यूटिलाइज़ करके आपने इसके रिएक्शन करवाने हैं। फिर उसके बाद CO2 को एक एसिटिक एसिड, जबकि CO को न्यूट्रल एसिड क्यों पुकारा जाता है? CO2 को क्यों पुकारा जाता है बेटा? ये पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बन के ऑक्साइड और आपकी ये बनाती है, और दूसरा जो CO2 है वो न्यूट्रल ऑक्साइड क्यों है? ना वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, और ना वो बेस बनाता है, ना वो एसिड बनाता है, ना वो साल्ट बनाता है, ठीक है ना। इस वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कौन सी सानवी आलूदा ज़रात पैदा हो रही हैं, ठीक है ना, कौन कौन से आलूदा ज़रात पैदा हो रहे हैं आपकी ये नाइट्रोजन से, ये ऊपर आपने अभी पढ़ा बहुत चीज़ें। उसके बाद वो कहता है कि अमोनिया को एक केमिकल क्यों समझा जाता है, ये अमोनिया वाले टॉपिक में देखिएगा। हवा में मौजूद SO2 कैसे CO2 में तब्दील होती है, ये अभी ऊपर ये वाले क्वेश्चन में आपने अभी पढ़ लेना है, तो ये भी आपने ऊपर से देख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद देखें, उसके बाद आ जाता है, वो कहता है कि कार्बन के इंजन में फोसल फ्यूल का जलना नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है, वजाहत के लिए। जी वो आपके कारों के इंजन में ये फोसल फ्यूल का बनता है। तो कारों के इंजन के अंदर हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनाने के बाद ये NO2 ये खारिज करते हैं, ठीक है ना। फोसल फ्यूल SO2 कैसे पैदा करते हैं, ठीक है ना, तो फोसल फ्यूल न्यूट्रली कंटेंट होते हैं, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ़र के होते हैं, और ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस वजह से आप इसको देखिएगा। अब तफसीली सवालात में सनती पैमाने पर अमोनिया की तैयारी, अमोनिया का पहला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड की पैदावार के लिए कंटेंट प्रोसेस को तफसीली से, फिर सल्फ्यूरिक एसिड का टॉपिक, फिर एसिटिक और बेसिक ऑक्सीडाइड ये दोनों का, फिर तेजाबी बारिश और PNA की तश्कील में नाइट्रोजन के करदार, तो ये यहीं से अगर आप नीचे देखें PN वाले से, ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे ख्याल इसका शुरू होगा क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ से शुरू होगा या यहाँ से शुरू होगा, तो ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है ना। तो ये बेटा जी आपका 18 वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो देखने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती जाए। तो अल्लाह हाफिज़।